नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं आज फिजिक्स साइंस। बहुत ही प्यारा सा हमारा टॉपिक रहने वाला है आपकी तरह। और इसके अंदर हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करेगी। ठीक है, यही सबसे बेस्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में, यानी फोर्स क्या है, यानी बल क्या है, और बल की परिभाषा क्या है, बल के फार्मूले क्या है, इसे कैसे निकाला जा सकता है, इसके न्यूमेरिकल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम पढ़ेंगे। हम प्रबल जो हमारा नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बैलेंस्ड, ठीक है ना, फोर्स है, संतुलित असंतुलित है, हमारा पुल पुश, ठीक है ना। और उसके बाद अनेक प्रकार के जैसे घर्षण बल है, बहुत से बल हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल। तो सबसे पहले हम बल से शुरुआत करेंगे, और बल के बारे में पता चल गया तो आगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों बिल्कुल आसान आपके फिंगर पर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कवर करते हैं आज। बल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, बल के बाद अच्छे से सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे, धीरे धीरे कुछ भी नहीं रहेगा, आप बस बने रहिए। ठीक है, आज पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे हम बल के बारे में। हमने पीछे देखा गति के नियम, पीछे वाला लेक्चर हमारा था लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी गति के नियम क्या है। जो गति के नियम का पहला जो नियम था उसके अंदर क्या कहा गया था, अभी कोई वस्तु जो है उसके विराम अवस्था में रहेगी, या वो गति में तो गति की अवस्था में रहेगी, या वो किसी दिशा में तो उसी दिशा में चलती रहेगी, या उसी दिशा में बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। वहाँ से हमें क्या मिलता है, एक परिभाषा मिलती है बल की। यानी आपसे पूछ ले, मैं पहले ये लिख ही देता हूँ, बल की परिभाषा हमें कहाँ से मिलती है। तो बल की परिभाषा हमें मिलती है, डेफिनेशन हमें गति के पहले नियम से, गति के पहले नियम से मिलती है। एक एक छोटी छोटी चीजें कवर करते हैं अपन, है ना। वाह, पहले नियम से हमें क्या, हमें डेफिनेशन मिलती है। बल का सूत्र हमें कहाँ से मिलता है, सूत्र भी बताएंगे क्या, और इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे अपन फार्मूला जो है। तो आपको कहना है गति के दूसरे नियम से। देखो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। बल अब क्या कहता है, परिभाषा में क्या कहता है, यानी बल वह कारक है, बल क्या है, बल वह भौतिक कारक है। परिभाषा ऐसे लिख के मिलती है आपको, वह भौतिक कारक है, ठीक है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है जी। यानी बल क्या है, तो बल वह भौतिक कारक है, एक ऐसा कारक है जो वस्तु की अवस्था, पोजीशन के अंदर चेंज कर सकता है, यानी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अवस्था क्या हो सकती है आपको जी, अवस्था तो अगर वस्तु गति में है तो वो गति है, ठीक है। अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था है, उसका रेस्ट है, ठीक है। या वो किसी दिशा में हो सकती है, यानी इस प्रकार से उसकी अवस्था को दर्शाया जा सकता है। आपको कहा जाए अगर गति में है कोई वस्तु, किस में है, गति में है, कोई वस्तु किस में है, विराम में है, ठीक है, कोई वस्तु किसी दिशा में है, तो उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिएगा, भौतिक कारक। कौन सा चाहिएगा, बल चाहिएगा। यानी बल के द्वारा हम गति में है तो इसका परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, इसको या तो इसकी गति धीमी कर सकते हैं, या इसकी गति तेज कर सकते हैं, या इसको रोक सकते हैं, यानी विराम में गति से किस में लेके आ सकते हैं, इसको ब्रेक मार के। हम क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बल। तो हम इसको किस में लेके आ सकते हैं, विराम अवस्था में लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, किसके द्वारा, बल के द्वारा, ठीक है। अब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो इसको हम गति में लेके जा सकते हैं, गति में लेके जा सकते हैं, किसके द्वारा, बल के द्वारा। किसी की दिशा में परिवर्तन करना है, दूसरी दिशा में लेके जाना है, तो भी किसको हम बदल सकते हैं, बल के द्वारा। ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर अब क्या है, गति में बल लगाया,
रुक गया, विराम अवस्था में आ गया। अब विराम अवस्था में बल लगाया, चल दिया, गति में आ गया, यानी ये गति में गति है। अब इसकी गति है, यहाँ रुक गई, जीरो हो गई, विराम अवस्था में आया। तो ये बल के द्वारा क्या संभव है, यानी बल के द्वारा किसी भी वस्तु जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन संभव है, या बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है ना, यही तो था बल, यही तो पहला नियम कहता है भी कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। ठीक है ना, कोई वस्तु दिशा में तो दिशा में रहेगी, जब तक बाह्य बल न लगा जाए। ठीक है ना, इसको उल्टा पड़े, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में चेंज कर सकता है। बात खत्म हुई। ठीक है ना, बात खत्म हुई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब बल की परिभाषा कहाँ से मिली, गति के पहले नियम से। ठीक है, और गति के नियम किसने दिए थे, गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे, न्यूटन ने। ठीक है, तो न्यूटन को बल का समान देने के लिए बल की इकाई, बल की यूनिट जो है, इकाई जो है, वो किसको बना दिया गया, बल की इकाई बना दिया गया न्यूटन को। तो ये आपकी न्यूटन होती है, एस आई मात्रक होता है। क्या होता है, एस आई मात्रक होता है। न्यूटन बल का क्या है, एस आई। तो आप कहो जी इसका सीजीएस मात्रक भी है क्या कोई, हाँ, तो सीजीएस मात्रक है इसका डाइन। क्या है, डाइन। ठीक है, ये कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है भी डाइन सीजीएस मात्रक है तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो 10 की 5 डाइन होते हैं। यानी एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर था, 10 की 5, यानी 1,00,000 डाइन के बराबर था, है ना। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर, डाइन तो जानते ही होंगे ना आप, या नहीं जानते, डाइन खतरनाक वाली डाइन हो जो बच्चों को उठा के ले जाती थी छोटे छोटे, वो डाइन हो ना, डाइन। डाइन वो डाइन नहीं है, ये राशि है वैसे तो राशि कह रहा हूँ मैं, यूनिट है। कौन सी, सीजीएस यूनिट है, किसकी है, बल की। एक न्यूटन बराबर 10 की 5 डाइन होता है। बताता हूँ 10 की 5 डाइन कैसे आया। ठीक, एक तो न्यूटन हो गया, क्या हो गया, न्यूटन। किसकी इकाई होगी, इसकी। ठीक है, पहले नियम के अनुसार। सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, गति का सूत्र हमें वहां से प्राप्त होता है, कहाँ से, दूसरे नियम से। कैसे, देखो अपने वहां पे देखा था P जो है, और ये लिखा था, याद हो तो, इसके बराबर क्या था, बल था। याद है क्या, याद नहीं है तो याद करवा देता हूं। दूसरा नियम गति का क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है अगर कोई वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है, बल के बराबर है। यानी संवेग में जो परिवर्तन होगा पर सेकंड, जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर है, अप्लाई किए गए या फोर्स के बराबर है, और उसी दिशा में है। ये बात दूसरे नियम में कही गई थी, याद हो तो। ठीक है ना, तो यहां से कुछ निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, देखो डेल्टा P बटे में T बराबर F। ठीक है, P को तोड़ा जाए, संवेग क्या होता है, तो आप कहोगे जी संवेग तो होता है आपका, ये यहाँ लिखता हूँ ना थोड़ा सा अच्छे से, संवेग होता है आपका मास यानी द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, बटे में क्या आ गया आपका, समय। मास का मतलब वेलोसिटी, वेग। वेग क्या होता है, तो आप कहोगे जी मास, वेग, वेग होता है विस्थापन बटे में समय। ठीक है, और ये नीचे क्या आ गया, समय। इसको तोड़ा जाए, इसकी विमा बनाते हैं अपन। अब बताओ मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। टी यानी समय किस में मापते हैं, सेकंड में। और इसके नीचे टी किसको मापेंगे, सेकंड में। ठीक है, अब किलोग्राम ये यहाँ आ गया। अब आपको एक बात याद हो, ये वेग है और ये समय है, और वेग बटा समय यानी वेग में परिवर्तन किसके बराबर था, तो आप कहोगे जी वेग में परिवर्तन था किसके, त्वरण के बराबर था। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हो गया। ये किसके बराबर है? बल के बराबर है। तो यहाँ से बल का फार्मूला निकल के आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दो बातें और याद करनी है आपको, समझना क्या है। तो बल क्या है? बल तो एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और किलोग्राम यानी द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या था? त्वरण था, एक्सीलरेशन था। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण भी क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल होता है। ठीक है ना, बल होता है। समझ में नहीं आया होगा? यहाँ से देखो, यहाँ से भी मत देखो, एक बार इसको साफ करता हूं मैं। देखो, संवेग, संवेग यानी पी, पी का मतलब क्या है? द्रव्यमान। हिंदी में देखते हैं इसे, द्रव्यमान गुणा में क्या होता है? वेग होता है संवेग। ठीक है, और बटे में क्या लगाया हमने? समय लगाया है। बात कंप्लीट हुई, बटे समय। अब एक चीज आप बताओ, वेग बटा समय क्या? वेग में परिवर्तन ही तो है। वेग बटा समय क्या है? वेग में परिवर्तन ही तो है। ठीक है ना, तो वेग में परिवर्तन ही तो है। ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कोई वस्तु चलती है, ठीक है, तो वेग में, अब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? द्रव्यमान। ठीक है, और वेग में किसी समय में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग गुणा त्वरण यानी बराबर किसके है? तो ये भी तो यही फार्मूला है, बल के बराबर है। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं आप? किलोग्राम में। और त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये भी किसके बराबर है? बल के। इसको सामूहिक रूप से क्या कहा गया है? न्यूटन जी को समान देने के लिए तो न्यूटन। तो बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। ये इसी को न्यूटन कहा गया, इसी को क्या कहा गया? न्यूटन कहा। ठीक है, क्लियर है या नहीं हुआ? ठीक, इसको कायदे भी आप विमा बताओ, इसकी विमा क्या होती है, तो आप आराम से बता पाओगे अगर ये आपको पता। किलोग्राम, ठीक है, एम एल टी, मास लेंथ टाइम हो गया। मास है, एक लगा दो। मीटर लंबाई है, एक लगा दो। टाइम है, नीचे है लेकिन -2 लगा दो। तो ये इसकी क्या हो जाती है? विमा हो जाती है। ठीक है, ये था आपका बल। ठीक है क्या जी? कुछ भी तो नहीं है, ये तो फार्मूला था। आप एक बात बताओ, जब मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूँ, 20 की वेलोसिटी से जा रहा हूँ या वेग से जा रहा हूँ, स्पीड कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो इस तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतनी डीप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं आप। जब मैं 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा द्रव्यमान अभी भी वही है, या द्रव्यमान 20 मैं 10 की हो जाऊं, या मैं 5 की वेग से हो जाऊं, या मैं 4 के वेग से हो जाऊं, या 3 मीटर पर सेकंड, मेरा द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? आपको होगी जी द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं आएगा, मेरा तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यानी द्रव्यमान क्या रहता है? द्रव्यमान तो आप कह सकते हो ये नो चेंज होता है, इसके अंदर बदलाव नहीं होता। कार आप घर से लेके चले हो, आप स्पीड घटाओगे बढ़ाओगे, उसका द्रव्यमान घटाओगे बढ़ाओगे? क्या नहीं घटाओ बढ़ाओगे ना। हो सकता है आपने सवारी बिठा ली तो अलग बात है, ठीक है, सवारी उतार दी तो अलग बात है, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप अकेले हो और कार लेके जा रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो आप द्रव्यमान तो नहीं घटा बढ़ा रहे ना। तो द्रव्यमान तो नियत रहता है, नॉर्मली बात है, सामान्यतः। बढ़ता क्या है? बढ़ता घटता वेग है। और वेग जब बढ़ता घटता है तो किससे भाग करेंगे? समय से। यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस में परिवर्तन हो रहा है? बल में परिवर्तन हो रहा है। यानी इस टोटल में परिवर्तन हो रहा है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? बल में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात? तो इसीलिए इसको क्या, द्रव्यमान को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण यानी त्वरण त्वरण त्वरण, इसको न्यूटन कहा गया और बल कहा गया। अब बल में डाइन में कैसे बदलें? देखो डाइन, अब इसका सीजीएस मात्रक बनाए तो आप कहोगे जी द्रव्यमान को सीजीएस में मापते हैं ग्राम में, यानी 10 की 3 खा गया यहाँ से, और मीटर को मापते हैं सेंटीमीटर में, यानी 10 की 2 यहाँ से खा गया ये। ठीक है, और सेकंड को सेकंड स्क्वायर में। तो ये मात्रक इसका कौन सा है? सीजीएस मात्रक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, ये कौन सा मात्रक है? सीजीएस। और जिसको नाम दिया जाता है, मेरे हिसाब से आपको दिखाई नहीं दिया ये, ठीक है, डाइन। क्या नाम दिया जाता है? डाइन। तो 10 की 3 और 10 की 2, 10 की 5, तो
1 न्यूटन बराबर कितने 10 की 5 डायन होगी, यहाँ से निकल के आ जाता है। यहाँ नहीं दिखाई दिया तो यहाँ देख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम को सीजीएस में किस में मापा जाता है, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में। तो ये क्या है, ये तो है न्यूटन, और ये क्या है डाइन, ये क्या है डाइन, और ये क्या है न्यूटन। क्लियर हुई बात। अब इसमें फर्क कितना है, एक तो 10 की 3 का फर्क यहाँ है, और 10 की 2 का फर्क यहाँ है, 10 की 3 और 10 की 2 का फर्क यहाँ है। देखो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं नहीं होते 1 मीटर में, किलोग्राम में क्या होते हैं 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते। तो ये फर्क हो गया, इसके अंदर दोनों के अंदर कितना फर्क है 10 की 5 का। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की 5 डायन इसीलिए लिखा जाता है, इतना छोटा, 1 लाख गुना छोटा होता है क्या, सीजीएस मात्रक। किससे, अच्छा इसे, यहाँ पर ये था बल, ठीक है ना, अवस्था में परिवर्तन कर देता है जी। ऐसा ही है जी, सदिश राशि है जी, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है ना, सदिश राशि। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्या हो गई, क्लियर हो गई बात। क्योंकि द्रव्यमान, ये था बल, ठीक है ना, बल। अरे बल वह होता है जो क्या कर देता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अरे आप लगा के देख लो, बल से आप स्प्रिंग खींच देते हो, बल से आप तोड़ मरोड़ देते हो, बल से आप चोट मार देते हो, बल से आप भाला फेंक देते हो, बल से आप बॉल फेंक देते हो। तो बल क्या करता है, बल के कारण आप किसी के वेग में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है ना, क्या कर सकते हो, वेग में परिवर्तन कर सकते हो, किसी के किस में परिवर्तन किया जा सकता है, विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो, ये होता है वेग। अब जो बल जो है ना आपका, बल है बहुत अच्छी चीज बल, ठीक है, ये इसकी बाह्य रूप कई देखने को मिलते हैं हमें। देखो बाह्य रूप जैसे हमें अट्रैक्शन, आकर्षण देखने को मिलता है, ये बाह्य रूप है, बल के बाह्य रूप, ठीक है। बता देता हूँ मैं यहाँ पे, से कोई मतलब ज़्यादा इतना बढ़िया क्वेश्चन बनता नहीं। प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्सन, प्रतिकर्षण शब्द आएगा बहुत बार ये, ठीक है ना। और रिपल्सन के बाद आपका पुल, खींचना, पुश, धकेलना, ये बल के बाह्य रूप है, धकेलना, ठीक है। तनाव, टेंशन, तनाव, ठीक है। थ्रस्ट, ये। आकर्षण का मतलब क्या है, जब आकर्षण शब्द का मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, ये कौन सा है, यानी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके बीच भी क्या है, बल है, उसके बीच भी क्या है, बल है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण एक दूसरे को धकेलते हैं, आपने देखा होगा भी, नॉर्थ पोल को जब साथ में लाया जाए तो एक दूसरे को धकेलते हैं, साउथ को साउथ धकेलते हैं, नॉर्थ और साउथ इकट्ठे पास में आते हैं, अपोजिट जो पोल है वो पास आते हैं। सेम है, जो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण यानी दूर फेंकते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं, उसको प्रतिकर्षण। खींचना, कोई आपके जैसे रस्सी पकड़ के कोई चीज को खींच रहे हो, ठीक है ना, यानी जिस तरफ आप उसी तरफ कोई चीज को खींच के बल लगाना चाहते हो तो उसे खींचना कहते हैं। धकेलना यानी वस्तु, आप यहाँ हो, ठीक है ना, और आपने जोर मारे हो इधर, वस्तु का विस्थापन जो है उधर कर रहे हो तो उसको हम धकेलना बोल देंगे। तनाव, तनाव का मतलब कोई रस्सी है यहाँ पे भी बंधी हुई है, यहाँ से भी तो कोई बल लग रहा है और यहाँ से भी बल लग रहा है, दोनों आप, उसके अंदर क्या टेंशन, टेंशन पैदा हो गई तो वो बल के कारण होती है। तो ऐसा कुछ भी है, ठीक है ना, ये होता है। बस बल के प्रकृति के अंदर 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। प्रकृति में कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। नंबर 1 बल कौन सा है प्रकृति के अंदर, नंबर 1 बल है, नंबर 2 बल है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझेंगे बाकी इनको अच्छे से समझेंगे। नंबर 4 बल है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, नंबर जो 1 है वो कौन सा बल है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल,
ठीक है, अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है, आप लाइक कर दिया करो भाई, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चन भी करवा देंगे, अगर आपने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया तो क्वेश्चन भी करवा देंगे। अगर आप रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं देते हो ना तो इसका मतलब एनर्जी रहती नहीं, क्योंकि यहाँ से पैसे तो हमें मिलते नहीं भैया, ठीक है ना, यहाँ पे पैसे तो हमें मिलते नहीं। दूसरी बात, सब कुछ अपना ही लग रहा है, आपने देखा होगा ऐड भी नहीं आती होगी, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद ठीक है तो एक लाइक तो बनता है यार, कमेंट तो कर ही सकते हो, पढ़ लेते हो, ठीक है, पढ़ लिया जी कुछ नहीं, लेकिन पानी देना उसमें से। ठीक है, पढ़ने आते हैं जी, लाइक थोड़ी करने आते हैं हम। हाँ, पढ़ाना है पढ़ाओ, ना पढ़ाना है रहने दो, कोई ज़रूरी है, कंपलसरी थोड़ी है, हमने कब कहा आपको पढ़ा दो हमें, यही है ना, ठीक, कहते रहोगे भाई। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। दूसरा आपका दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है आपका प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चार प्रकार के बल हैं जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, मुख्य रूप से क्या है, चार प्रकार के। पैसे प्रकृति बनाओगे आप, आपके जो प्रकृति में पैसे आप बना लो चार, ठीक है ना। कौन कौन से, देखो, जब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यानी जब कोई दो वस्तु, यानी कोई वस्तु है, मान लो ये वस्तु है और ये वस्तु है, दो वस्तु होगी, एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, ठीक है, दोनों में कोई ना कोई तो मास रहा होगा, ठीक है, और दोनों के अंदर द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, द्रव्यमान के कारण क्या करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है ना। यानी द्रव्यमान के कारण दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, ठीक है ना, गुरुत्व और आकर्षण शब्द से बना है। यानी दो वस्तु जो है ना, दो वस्तु के द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, इससे ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे हम, लिफ्ट तक जाएंगे, वजन कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है, ग्रेविटी क्या है, फलाना तिकड़ा पूंजड़ा, सब पढ़ेंगे इसको, है ना। एक अलग से लेक्चर बनेगा इसका, बहुत अच्छा बढ़िया से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपने वो पढ़ा होगा, एक एम वाली वस्तु है, दूसरी एम वाली वस्तु है, एम एम है, एम एम है, बीच में दूरी क्या है, आर है, तो ये दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और उसके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होता है क्या, बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बात वहां पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो भैया, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब इतना जान लो भी, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, दो वस्तु है, द्रव्यमान है दोनों का, तो अपनी तरफ दोनों आकर्षित करेंगे। जैसे आपका द्रव्यमान है और एक धरती वस्तु मान लो, धरती का भी द्रव्यमान है, तो धरती अपनी ओर आकर्षित करती है, धरती क्या करती है, आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। कोई ऊपर चीज फेंकते हैं वो धरती की ओर आती है, क्योंकि उसका भी द्रव्यमान और धरती का द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान जिसका ज्यादा है वो उसकी तरफ आ जाएगी, सूर्य, द्रव्यमान जिसका ज्यादा है वो दूसरी वस्तु को खींच लेगी, यानी बॉल का द्रव्यमान धरती से कम है तो धरती की ओर खींच लेती है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, ठीक। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, जब भी वो जो नाभिकीय फ्यूजन, ठीक है ना, नाभिकीय क्या होता है,
न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन जो होता है फिजन, ठीक है ना, यानी जब टूटते हैं कोई नाभिक क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। परमाणु जब टूटते हैं तो वहां से बीटा कणों का मतलब क्या होता है, आपने रेडियो एक्टिविटी सुनी होगी, रेडियो सक्रिय तत्व सुने होंगे, ठीक है, उसके माध्यम से कुछ बीटा कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बीटा कण। तो आप वहां पे ये इतना लिख लो बस, बहुत है। बीटा कण के कारण, रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाले बीटा कणों के कारण लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल जो है वो क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है ना, दुर्बल नाभिक। और जो बहुत ही फायदेमंद होता है किसके समय, नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन के समय, किसके समय, नाभिकीय विखंडन के समय, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, अगर ज़्यादा पूछा जाता है तो हम केमिस्ट्री में इसका जिक्र कर लेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। या बीटा कण, अल्फा बीटा गामा वगैरह करेंगे, वहाँ पे जिक्र कर लेंगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं ना, विद्युत और चुंबक, यानी दो नाम दिए, दोनों अलग अलग है, ठीक। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर विद्युत, स्थिर दो बल, ये आगे दो बल मैं स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और एक होता है दूसरा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। ये चीज अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, दोनों में फर्क नहीं होता। तो यहाँ थोड़ी लिखते, वहीं लिख देते हैं ना। ये होता है, जैसे आपने सुना होगा चार्ज, चार्ज सुना है आपने, आवेश सुना है आपने, आवेश, 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 आवेश का मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना। और आपने पोल सुने, आपने पोल, हाँ जी, आपने ध्रुव जरूर सुने होंगे, ठीक है ना। एक नॉर्थ पोल होता है और एक कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। यानी ये विद्युत चुंबकीय बल, यानी विद्युत, विद्युत के अंदर क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है, यानी दो चार्ज के बीच लगने वाला बल। आपने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। आप कहोगे ये जो है इसको एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, याद रखना इस बात को, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इसको खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। ये इसको धकेलेगा और ये इसको धकेलेगा। नेगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये बाद में पढ़ ही लेंगे कहीं ना कहीं, नेगेटिव एक दूसरे के विपरीत बल मारें, ये तो आकर्षण करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। या आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत आवेश के कारण लगने वाला, यानी विद्युत आवेश के दो आवेश है, दो चार्ज है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, ठीक हो गया। बुक से पढ़ लो आप, नोट से पढ़ लो, कुछ चीजें लिखा लिखा के दिमाग खराब कर दिया है ना। चुंबकीय बल, चुंबक जो होती है आपने देखा भी होगा, मैग्नीशिया से लिया गया इसलिए मैग्नेट नाम रखा गया इसको, ठीक है ना, काला पत्थर मिला था वहां, तो उस चीज को तो हम चुंबक तो पढ़ेंगे यहाँ पर। दो पोल होते हैं आपने देखा होगा, एक पोल होता है इस प्रकार से, चुंबक की छड़ लेते हैं, उसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। अगर मैं साउथ साउथ को कर दूं, साउथ ये नॉर्थ कर दिया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये धक्का मारेंगे, खींचेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और अगर मैं ये कर दूं, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, यानी अब कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण, ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब ये नॉर्थ है, मान लो ये नॉर्थ है, यहाँ लिख देते हैं ये साउथ है, इस चुंबक, तो ये नॉर्थ क्या, ये इधर फेंक देगा इसको, ये इधर फेंक देगा, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो चुंबक के दो ध्रुव के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल है, यानी सेम सेम हो ना, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, जैसे आदमी आदमी को भगाएगा, औरत औरत को भगाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट यानी क्या कहोगे, जैसे आदमी किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, महिला की तरफ, महिला किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पुरुष की तरफ, ठीक है ना। तो वही है भी, अपोजिट का मतलब यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और ये नॉर्थ नॉर्थ है,
एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ये अगर साउथ साउथ है तो भी क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, ध्रुव होते हैं इसके अंदर। बाकी इस चीज को आप ढंग से समझेंगे कहाँ पे, जब हम चुम्बक पढ़ेंगे, और आवेश को समझेंगे हम जब विद्युत पढ़ेंगे। सारी चीजें ये नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं। अब नाभिक प्रबल का मतलब स्ट्रोंग, सबसे स्ट्रोंग जो बल है। ये लगता है जैसे आपने पढ़ा होगा, ये आपका एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से चक्कर लगाते घूमते हैं बेचारे। ठीक है ना, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ये बीच वाला नाभिक है, बीच वाला क्या है, नाभिक है, जिसमें पाए जाते हैं, आपको पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये जो है ना प्रबल नाभिकीय बल क्या कहता है, तो आप इस बात को लिख सकते हो, भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल। ठीक है, नाभिक में या न्यूक्लियस जो होता है हमारा, केंद्रक होता है, किसका केंद्रक होता है, आपका परमाणु के केंद्रक के बीच में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल जो होता है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, जो सबसे स्ट्रोंग है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, इन दोनों के बीच लगेगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच लगेगा। क्लियर है, इस पे चार्ज तो होता है पॉजिटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी इतना बल लगता है। और तीन फर्मी बोलते हैं उसको, तीन फर्मी है, उससे ज़्यादा क्या है, दूरी अगर इनके बीच है तो बल नहीं लगता। तो बहुत ही स्ट्रोंग फोर्स। आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा मजबूत बल कौन सा है और सबसे कमज़ोर, तो सबसे कमज़ोर प्रकृति के अंदर बल कौन सा है, कमज़ोर बल है ये। ठीक है, उससे मजबूत ये, इससे मजबूत ये, यानी इधर की ओर जाएंगे थोड़ी मजबूती होती जाएगी, और ये लास्ट सबसे मजबूत बल है, सबसे मजबूत प्रबल बल है या मजबूत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे मजबूत बल और सबसे कमजोरी। देखो इसका अगर अनुपात देखना चाहो तो 10⁻⁻, ठीक है, वो 10⁻25, 10⁻36 और 10⁻38। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक है तो ये 10⁻38 इतना प्रबल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना है तो इससे इतना ज़्यादा तो ये भी है, इससे इसका अनुपात इतना इतना इतना। ठीक है ना, यानी मैं कह दूं ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इनका रेशो बताओ आप कितना है, इनका अनुपात बताओ आप कितना है, तो आप आराम से लिख सकते हो 10⁻0, 10⁻0 का मतलब होता है 1, 10⁻25, 10⁻36 और 10⁻38, ये इनका रेशो है। स्ट्रोंगता यानी आप कहोगे स्ट्रोंगता कह रहा हूँ, प्रबलता के हिसाब से ये कम, ये सबसे ज़्यादा, इधर से इधर बढ़ता जा रहा है। तो ये चार बल जो हैं, ठीक है ये। और प्रबल नाभिकीय बल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका अभिकेंद्री बल, ठीक है, ये भी प्रबल है। अपकेंद्री बल, ये भी प्रबल एक बल है। ठीक है, संतुलन बल, ये भी प्रबल बल है, बैलेंस्ड। और असंतुलित बल, असंतुलित बल, ये सारे के सारे बल हैं जो किसके एग्जाम्पल हैं, जो किसके एग्जाम्पल हैं, इसके घर्षण बल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट निकल आता है ये, यहाँ से अभिकेंद्री अपकेंद्री, यानी ये इसके एग्जाम्पल है, ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से ये प्रबल नाभिकीय बल के एग्जाम्पल है जो हमें आगे पढ़ने हैं। ठीक है ना, कितना टाइम हो गया, 34-35 मिनट की वीडियो हो गई ना। ठीक है, तो इसको मैं कुछ तो क्लियर कर ही देता हूँ, 10-15 मिनट तो और पढ़ लेते हैं ना, मजा आएगा। 34-35 मिनट में क्या होता है, ना 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 मेरे मित्रों, तेरा ठीक है, पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, याद करोगे कभी। तो संतुलन बल, संतुलन या संतुलित बल,
बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। दूसरा इम्बैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है। सारी बातें कवर कर लेंगे आप। तीसरा है अभिकेंद्री बल, चौथा है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री बल, ठीक है। चार इस प्रकार पढ़ेंगे। घर्षण बल बाद में पढ़ेंगे ना, उसकी एक अलग से वीडियो बना। संतुलित बल का मतलब क्या है, मतलब अगर दो, एक कोई वस्तु है, उस पे कोई ऑब्जेक्ट और उस पे बल अगर संतुलन में लग रहा है, संतुलन मतलब दोनों बलों का मान बराबर है। अगर उस वो तो न तो गति में है तो गति में रहेगी, मान लो विराम में है तो विराम में रहेगी, ठीक है। कोई दिशा में दिशा में रहेगी, जब तक बल बराबर है, यानी बल का मान क्या है, बराबर है, तो रिजल्ट जीरो है, ठीक है ना। परिणाम जीरो हो रहा है तो उस बल को क्या कहते हैं, संतुलन। जब किसी वस्तु पर समान दो बल लगे, दो बल लगे और उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, अवस्था में परिवर्तन न हो, तो उस समय उस बल को क्या कहा जाएगा, संतुलित बल। जैसे ये मार्कर है, मान लो ऐसे रख दिया मैंने, यहाँ पे बल लगा रहा हूँ, यहाँ बल लगा हूँ, मार्कर में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, यानी ये मार्कर टस से मस नहीं हिल रहा, ठीक है ना। इसका मतलब बल तो मैंने लगाया है ना, ये तो नहीं है बल नहीं लगाया, बल यहाँ लगाया मैंने, बल यहाँ भी लगाया, लेकिन बल दोनों साइड मैंने बराबर लगाया, मान लो हिल ही नहीं रहा, तो ये क्या कह सकते हैं, इसको संतुलित बल कहेंगे। या इधर से भी खींच रहा हूँ मैं, इधर से भी खींच रहा हूँ, ये ना तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा, बल दोनों का मान बराबर है, तो इसे बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे तराजू के अंदर, इसका एग्जाम्पल है एक बहुत बढ़िया सा, तराजू के पलड़ों में, तराजू के पलड़ों में बराबर भार, बुक के अंदर दिया मिलता है, बराबर भार रख दिया जाए, यानी तराजू है, उसके ऊपर आप बराबर भार रख दो, बराबर दोनों तराजू के पलड़ों में बराबर 10-10 किलो रख दिया आपने, ठीक है ना। तो वो भार क्या होगा, पलड़े एक समान होंगे ना, यानी रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, पलड़े हिलेंगे ही नहीं, बराबर होंगे दोनों, तो उस भार को क्या बोलते हैं, संतुलित भार कहते हैं। जैसे मेज पर रखी लकड़ी, ये भी दिया होता है, मेज पर रखी लकड़ी पर रखी लकड़ी के दोनों किनारों पर लगाया गया बल, दोनों किनारों पर लगाया गया बल भी क्या होता है, संतुलित बल होता है, ठीक है ना। यानी परिणाम अवस्था में परिवर्तन ना हो, परिणाम जीरो है, बल तो आपने लगाया है, मानते हैं बल लगाया है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है तो बल, ठीक है ना, कार्य तो जीरो ही माना जाएगा ना, तो उसे बोलते हैं हम संतुलित बल। क्लियर हुई बात। असंतुलित बल, जब दो बल लग रहे हों और अवस्था में क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो उस बल को क्या बोलते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो असंतुलित बल। जैसे 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 वही लिख लो, तराजू के दोनों पलड़ों में असमान भार रखना, असमान भार डालना, ठीक है। दोनों तराजू के पलड़ों में असमान भार, एक ऊपर गया एक नीचे आया, असंतुलित हो गया ना, ठीक है ना। जैसे शीश झूले पर, शीश झूला देखा आपने, पार्क में लगा होता है, शीश झूले पर असमान भार वाले बैठे हुए, भार क्या है, भार बल ही है, न्यूटन इसका इकाई होती है, भार वाले बैठे व्यक्ति, ठीक है। यानी शीश झूला जो होता है ऐसे 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 बच्चे के खेलने के लिए, अब दो जन बंदे बैठ जाए, एक का वजन 10 किलो है, एक का 50 किलो है, तो 10 किलो वाला तो ऊपर चला जाएगा खच, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, संतुलन नहीं रहा ना, अगर 10-10 किलो दोनों तरफ रख दिया जाए तो समान रहेगा, ठीक है, तो वो समान रहेगा, लेकिन असमान हो जाता है तो असंतुलित, उसे शीश झूले पे, ठीक है ना, ये भी कहा जा सकता है। क्लियर। जैसे रस्सा कस्सी का खेल, ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ, रस्सा कस्सी का खेल, रस्सा कस्सी में क्या होता है, रिजल्ट तो होता है ना, कभी इधर जाता कभी इधर जाता कभी इधर जाता कभी इधर जाता कभी इधर जाता, तो वो भी क्या है, असंतुलित बल का एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, ठीक है। कोई क्लियर, दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक है, मानता हूँ दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ अगले दोनों बल एक बात में ही समझ में आ जाएंगे। ये कोई वृत्ताकार रास्ता है, ये केंद्र है इसका,
दोनों में केंद्र लिखा हुआ है, ठीक है, ये केंद्र है। अगर कोई वस्तु इस रास्ते से गति करे, वृत्ताकार पथ से गति करे, मान लो कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे, तो उस गति के लिए इस बल का होना आवश्यक है, और इसका आवश्यक है तो इसका भी आवश्यक है। नहीं तो कोई गति, कोणीय गति या वृत्तीय गति नहीं हो सकती है अगर उस पर अभिकेंद्री या अपकेंद्री बल न लगे। एक दूसरे का ही रूप है, ठीक है, इनका दोनों का मान समान है। मान लो आप यहाँ से जाना चाहते हो इधर, ये वस्तु है और गति किधर कर रही है, इसकी गति की दिशा ये है, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन जो होता है, त्वरण आपको पता है इधर वाली साइड होता है। जब ये यहाँ जाएगी तो त्वरण तो इधर ही रहेगा, गति इधर, यानी गति की दिशा बदलती रहती है, त्वरण क्या रहता है, केंद्र की ओर रहता है ना। ठीक है, गति क्लियर हो जाएगी बात। इस प्रकार से गति करता जाएगा, ये गति की दिशा ही। एक और बनाए देते हैं ना, मजा आएगा। अब जो ये इसका क्या है, त्वरण जो है वो किसकी तरफ है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। अब जो केंद्र की ओर खींच रहा है कोई, तभी तो केंद्र की ओर होगा ना, या नहीं होगा, ठीक है। यानी अभिकेंद्री, केंद्र किसी वस्तु, कोई वस्तु, इस बात को समझ लो, आप पढ़ लेना किताब से भाई, ठीक है। कोई वस्तु जब वृत्ताकार पथ पे रास्ता तय करती है तो उसके एक केंद्र की ओर लगने वाला बल, यानी उसका केंद्र की ओर खिंचाव, आकर्षित बल है, उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री यानी जो केंद्र की ओर खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री का मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो केंद्र की ओर, इसे लिखेंगे, है ना, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है। और केंद्र से परे यानी बाहर की ओर लगने वाला बल है, बाहर की ओर, बस इतने में याद हो जाएगा। पथ कौन सा होना चाहिए, वृत्ताकार, तब लगेगा अभिकेंद्री या अपकेंद्री बल, ठीक है। दोनों मान बराबर होते हैं, अभिकेंद्री लग रहा है ना, ठीक है ना। तो दूसरा मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, एक टन 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 तारा रा, ये तो होता है अपकेंद्री बल, यानी एक तो बाहर की ओर लगेगा, और ये एक होता है सेंट्रीपिटल यानी अपकेंद्री बल, जो अंदर की ओर लगेगा। ऐसे लिख लो बस, अंदर की ओर, बाहर की ओर। अबीन, अबीन का मतलब होता है अधीन, ठीक है ना। तो अभिकेंद्री बल, अप, ठीक है ना, अप। अब इसके कारण ये इस पथ पे गति कर पाएगी। इससे एग्जाम्पल जरूरी है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल, ठीक है ना। यानी जब केंद्र की ओर लगेगा तभी तो वो रहेगा। और दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी याद रखना। अगर ये F1 है और ये F2 है तो F1 बराबर F2 होता है, दोनों बलों का मान बराबर होता है, याद रखना, बल्लू बलों का मान बराबर होता है। क्योंकि अगर ये बल कम हो गया तो ये इधर खींच लेगी और क्या हो जाएगा, गति नहीं, वो किधर चली जाएगी, अपना रास्ते को त्याग देगी, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो वो इधर वाला अपना बल बैलेंस नहीं रहेगा, संतुलन नहीं रहेगा, और उधर चली जाएगी, उधर गिर जाएगी, ठीक है ना, बाइक गिर जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। यानी इनका दोनों का होना बराबर जरूरी है, क्या बनाए रखने के लिए, इसकी गति को सेम बनाए रखने के लिए, यानी एक समान गति बनाए रखने के लिए, या वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए। क्लियर हो गई बात। तो केंद्र की ओर जो लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। अब ऐसे एग्जाम्पल हमने पढ़ने हैं 2-3, जो आपके दिमाग में सेट हो जाएं, क्लियर हो जाए। जैसे अभिकेंद्री बल के कारण ग्रहों की गति है वो किसके कारण, अभिकेंद्री, क्योंकि केंद्र की ओर खींचते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों, किसके चारों ओर है, ग्रहों की गति सूर्य के चारों ओर। आप यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, उपग्रह की गति। उपग्रह कहाँ से गति करते हैं, उपग्रह की गति
ग्रह के चारों ओर, जैसे चंद्रमा किसके, पृथ्वी के करता है, तो उपग्रह ग्रह जो होते हैं वो ऐसे चक्कर लगाते हैं ना कक्ष में, तो वो क्या है, ग्रह उपग्रह की गति जो है। जैसे इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति किसके कारण है, वो इसके कारण है अभिकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल भी इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। अपकेंद्री बल के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे दूध मथने की मशीन, ठीक है ना, जो दूध होता है उससे मथने की मशीन, जिससे घी निकाला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मदानी, मदानी बोलते हैं ना, मदानी, ठीक है ना, मदानी बोलते हैं, वो दूध मथने की मशीन। क्रीम निकालने की मशीन, वो क्या करती है, दूध को दूर फेंकती है ना, तो उससे क्रीम अलग हो जाती है। दूध मथने की मशीन यानी दूध को मथते हैं, यानी दही को जब मथते हैं अपन, तो उससे मक्खन अलग हो जाता है। कपड़े सुखाने की मशीन, कपड़े क्या करते हैं, बाहर की ओर जोर मारता है वो, कपड़े सुखाने की मशीन, तो क्या होता है उससे, उसके अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, और छिद्र से छोटे छोटे बने होते हैं उससे बाहर निकल जाता है, तो कपड़े सूख जाते हैं, कपड़े सुखाने की मशीन जो है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कोई मतलब वजन बांध कर रस्सी को घुमाना हो आपको, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, रस्सी घुमा रहे हो, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, अभिकेंद्री और अपकेंद्री। तो ये बात है अभिकेंद्री बल, और ये होता है अपकेंद्री, केंद्र की ओर लगे अभिकेंद्री, केंद्र से बाहर की ओर लगे अपकेंद्री, ठीक है। दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, याद रखना, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उपग्रह की गति हो गई, ग्रहों की गति हो गई। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, आपने कभी देखा हो ढलान पर, या ढलान कह रहा हूँ मैं, जब आप ऐसे कभी आपने रास्ता तय किया, अभी ये सड़क है और आपको इधर वाली साइड मुड़ना है, ठीक है ना, जब मोड़ते हैं तो गोलाई पे जब रखा जाता है, तो आपने देखा होगा अंदर वाली साइड जिस तरफ आप मुड़ते हैं उस तरफ सड़क को तिरछा बनाया जाता है, जिस तरफ आप मुड़ते हैं ना तिरछा ऐसे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो अभिकेंद्री बल के अंदर संतुलन बनाना है, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल के अंदर, ठीक है ना, अभिकेंद्री और अभिकेंद्री बल के अंदर संतुलन। तो सड़कों को मोड़ पर अंदर की ओर से नीचा बनाया जाता है। क्यों, अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल में संतुलन बनाए रखने के लिए जब आप बाइक को मोड़ते हो तो आप झुक जाते हो जिस साइड आपको मोड़ना है उस साइड, ताकि केंद्र के अंदर अभिकेंद्री बल बना रहे, ठीक है ना। जैसे ही आपने बाइक तो इधर मोड़ना है और आप इधर झुक के देखना, फिर कार्रवाई बैठेगी आपकी सही से, ठीक है ना, तब क्या रहेगा, अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल में संतुलन नहीं रहेगा, और संतुलन न रहेगा तो आपकी चोटी लगेगी जाके धड़ाम, है ना। गाड़ी घुमाते हैं तो देखना, कभी गाड़ी क्या हो जाती है, बस वगैरह में आप चढ़े हो तो वो क्या हो जाती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती है मोड़ पे, गाड़ी भी आपकी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, इधर वाला सोकर दब जाता है, इधर वाला उठ जाता है, ठीक है। जिस तरफ मोड़ना उधर सोकर क्यों दबता है वो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गाड़ी अपना एक संतुलन बनाती है अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल के अंदर, ठीक है ना। सड़क को नीचे भी इसलिए रखा जाता है ताकि अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल के अंदर क्या बने, संतुलन। ऐसे इंजीनियर नहीं है वहाँ पे भी सड़क को नीचा बना दिया, क्या फ़ायदा इसका बनाने का, कुछ फ़ायदा होगा उसका, ठीक है ना, उसके अंदर फिजिक्स लगी होगी, इंजीनियर सारे बने हैं वो फिजिक्स पढ़ के बने होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं बने। तो वो है, ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम घर्षण बल पढ़ने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कार्य ऊर्जा सब पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। क्लियर हो गया, आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपकी मेहरबानी होगी जनाब, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपका भला करे, ठीक है, और भला करता ही रहे आपका।